साधारण आदतें तथा नियमित दिनचर्या भाग 1। हम भारतवासी समय की पाबंदी न करने के लिए जगत विख्यात है। हमारे यहाँ का आना जाना, खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, सभा सम्मेलन कोई भी ठीक तरह से नहीं होता। किसी नोटिस में यदि सभा होने की बात 2 बजे लिखी हो तो निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए कि 4 बजे पूर्व वह प्रारंभ न हो सकेगी। किसी नेताजी के आने की सूचना यदि 12 बजे की है तो यदि वे 2 बजे तक सभा स्थल पर पहुंच जाए तो उनकी शीघ्रता माननी चाहिए। भारतीय समय इसके लिए बदनाम हो चुका है। हमारा नाश्ता, भोजन और विश्राम भी ठीक समय से नहीं होता। करोड़ों में कोई 1-2 भले ही कह सके कि मैं नित्य 8 बजे नाश्ता, 11 बजे भोजन करता हूँ, रात्रि में 10 बजे तक सो जाता हूँ। आज यदि 7 बजे कुछ खाया तो कल 10 बजे, रात्रि में किसी दिन 9 बजे ही खाट ले ली तो किसी दिन बैठे 12 बजे तक गप्पे लड़ाते रहे। एक वाक्य में यदि कहा जाए तो यह हमारा जीवन पूर्णतया अनियमित है। इंग्लैंड और अमेरिका वासी समय की पाबंदी का महत्व जानते हैं। वे अपने सब कार्य निर्धारित समय से करेंगे। उनका लंच, डिनर सब समय पे होता है। परंतु हम भारतवासियों के लिए यह बात लागू नहीं होती है। इसके लिए हम मूल्य भी चुकाते हैं। जीवन में समय के महत्व को न समझने और नियमित दिनचर्या न रखने के कारण हमारे बहुत से काम तो अधूरे पड़े ही रह जाते हैं। परंतु इसके साथ पेट भी खराब हो जाता है। जब चाहा जितना चाहा ठूसते रहने से उसका प्रभाव पेट पर पड़ता ही है। जब हम स्वयं हर काम में समय की पाबंदी नहीं करते तो भला बच्चों में इसकी आदत कैसे डाल सकते हैं? प्रायः हर घर में बच्चे दिन भर खाया करते हैं। मैंने एक माताजी से पूछा, आप अपने बच्चों को कितनी बार दूध पिलाती है? उन्होंने उत्तर दिया, इसका हिसाब थोड़े ही, जब भूख लगी तभी दूध पीता है। एक कानूनगो साहेब की एक लौती लड़की है। उसका नाम है संध्या। संध्या सबको प्यारी है, पर उसका मुंह कभी नहीं रुकता। परिवार के सभी प्राणियों के साथ वह अलग अलग बैठकर भोजन अवश्य करती है और सबके साथ नाश्ता करती है। उसके खुद का भोजन और नाश्ता अलग। पिता या कोई जब बाहर से कुछ लाया तो मुंह 24 घंटे बकरी की तरह चला करता है। यदि हम गणना करते तो शायद दिन भर में वह 20 बार नाश्ता, 15 बार भोजन तो अवश्य करती होगी। जब उसके टट्टी जाने की आवश्यकता पड़ती है, सारा आंगन वह अपने मल मूत्र से सजाया करती है। उसे देखकर दर्शक सोचने लगता है कि क्या संध्या जब बड़ी होगी तो उसे पेट की शिकायत न होगी? क्या वह चटोरे स्वभाव को छोड़ सकेगी? इस अनियमितता का प्रभाव उसके भावी जीवन पर क्या पड़ेगा? क्या उसके जीवन को नष्ट करने का दोष माता पिता का नहीं? संध्या जैसे लाखों लड़के लड़कियों की यही दशा रहती है। छोटे बच्चे के पारिवारिक जीवन का यदि पूरी तरह अध्ययन किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए, तो हमारे मन में बच्चे तथा उसकी माँ के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता। छोटे बच्चे को और तो कोई काम होता नहीं। वह या तो सोएगा, खाएगा या माँ के गले चिपटा रहेगा। वैसे इन बातों के अतिरिक्त
और किसी काम की आदत नहीं डाली जाती। वह बहुत कम अकेले लेटेगा या अकेला खेलेगा। वह जन्म के समय से ही मौसियों और बुआओं से घिरा रहता है, वे जो उसे थोड़ी देर के लिए भी चारपाई या पालने पर आराम नहीं करने देती। माँ का अपना चाव भी ऐसा होता है। वह बच्चे को गोद में लिए बैठी रहती है और चारपाई पर तो अपने साथ सुलाती है। वह कभी उसे कमरे में अकेला नहीं छोड़ती। कोई ना कोई व्यक्ति सदा उसे बातों में लगाए रहता है। बच्चे को शुरू में जो आदत डाली जाए वह उसी को ग्रहण कर लेता है। तरुणाई और बुढ़ापे की अनियमित आदतों का श्री गणेश इसी समय से होता है। जब मौसियाँ और बुआएं अपने अपने घर चली जाती है तो माँ को घर के काम में अधिक व्यस्त रहना पड़ता है। इसलिए वह बच्चे की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सकती। सास, ननद और बहनों के चले जाने के बाद माँ को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वास्तव में जो बुरी आदतें बच्चों को शुरू के 1-2 महीने में पड़ जाती है वे कष्टदायी होती है। अब वह आराम से चारपाई पर लेटता नहीं, अकेला हो तो रोने लगता है, हर घड़ी माँ की गोद में सवार रहता है। माँ 6 महीने तक इन बातों को सहर्ष सहन करती है। इसके अतिरिक्त शुरू में चाव भी बहुत होता है, किंतु शीघ्र ही उसकी सहन शक्ति की सीमा आ जाती है। माँ सोचती रहती है कि बच्चा जब घुटनों के बल चलना सीख जाएगा तब उसे अधिक तंग नहीं करेगा, किंतु माँ की यह आशा पूरी नहीं हो पाती। जब बच्चा घुटनों के बल चलना सीख जाता है तो वह और भी आसानी से अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। वह अब हर घड़ी माँ के पास मौजूद रहता है। चलना फिरना सीख लेने के बाद उसे और भी आसानी हो जाती है और माँ का कष्ट और भी बढ़ जाता है। पहले 1-2 महीने में उसे हम जो यह आदत डाल देते हैं कि वह अकेला नहीं रह सकता, यह आदत बाद में भी हम पकाते रहते हैं। दादी, नानी, मौसियों और बुआओं के चले जाने के बाद भी कई रिश्तेदार आते रहते हैं जो बच्चे को गोद में लेकर खिलाना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। उनके अतिरिक्त अड़ोस पड़ोस की बहुत सी लड़कियां होती है जो आकर बच्चे को खिलाती रहती है। इन सब बातों का परिणाम यह होता है कि अकेला न रहने और चारपाई पर न लेटने की आदत बच्चे के अंदर पड़ जाती है। बच्चा जरा भी रोए तो उसे गोद में उठा लिया जाता है। बच्चे की यह आदत माँ के लिए बड़ी कष्टदायक बन जाती है, क्योंकि उसे गृहस्थी के काम धंधों की ओर भी ध्यान देना पड़ता है। बच्चा यदि अपनी कोई बात मनवाना चाहे तो रोने लगता है। रोना उसके लिए एक हथियार का काम देता है, जिसकी सहायता से वह अपनी मनमानी पूरी कर सकता है। माँ चाहे थोड़ी देर तक उसकी परवाह न करे, किंतु अंततः पीछा छुड़ाने के लिए बच्चे के हठ के सामने सिर झुकाना ही पड़ता है। माँ बहुधा यह कहती सुनी जाती है कि बच्चा बड़ा हठीला है, अपनी हठ पूरी किए बिना मानता ही नहीं है। किंतु इन आदतों के लिए माँ स्वयं ही तो जिम्मेदार होती है। जब वह छोटा था तो ममता के कारण उसे लेटने या रोने नहीं दिया, या छोटा होने के कारण उस पर तरस आ गया। किंतु इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चे को ऐसी आदतें पड़ गई जो अब नाराज होने, धमकाने या मारने पीटने से भी नहीं छूट सकती। जिस चाव के साथ
हम बच्चे की प्रतीक्षा करते हैं, यदि उतने ही चाव के साथ हम उसके जीवन को सीधे मार्ग पर चलाने का प्रयास करें, तो वह हमारे लिए इस तरह संकट का कारण न बने। हमने उसके भोजन के संबंध में कभी कोई उचित योजना नहीं बनाई, उसके कपड़ों की ओर कभी उचित ध्यान नहीं दिया। बच्चे के माता पिता ने कभी ठंडे दिल से यह सोचने का प्रयत्न नहीं किया कि उनके बच्चे की भलाई किस बात में है। पिता अपने कर्तव्य की इतिश्री इतने में समझता है कि वह रुपया कमाकर ले आए और जो कुछ बच्चे की माँ कहे वह बाजार से खरीद कर ला दे। यही कारण है कि माँ बच्चों को एक संकट समझती है, क्योंकि वह सारा दिन काम में लगी रहती है। जब बच्चा बड़ा होता है तो पिता उसके लिए खिलौने लाता है, किंतु जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो पिता उसे धमकाने भी लगता है और कभी-कभी बच्चे को पिता की मार भी खानी पड़ती है। जब माँ बच्चे को स्वयं सीधा नहीं कर पाती तो वह उसकी सारी शिकायतें उसके पिता से करती है। पिता उसके लिए एक हव्वा बन जाता है, जिससे वह सदा भयभीत रहने लगता है। हम बच्चे की बातों को अपने ही दृष्टिकोण और नापमानों से जांचते रहते हैं। यह हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी बचपन में यही इच्छाएं उत्पन्न हुआ करती थी, जो अब हमारे बच्चों में उत्पन्न हो रही है। इस समस्या का हल यह है कि बच्चे की इच्छाओं को बचपन के नापमान से नापा जाए और सदा बच्चों के व्यक्तित्व और भलाई को सामने रखा जाए। निसंदेह हमें बच्चों को साफ सुथरा रखना चाहिए, किंतु हमें उससे यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि वह सदा कुर्सियों पर बैठा रहे और नीचे फर्श पर उतरकर अपने कपड़े गंदे न करे। संदर्भ: बच्चों के शासक नहीं, सहायक बने। लेखिका: भगवती देवी शर्मा। धन्यवाद।